नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात जयपुर के परकोटे की, क्योंकि जयपुर का परकोटा का इलाका उस वक्त राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया जब संजय सर्किल के पास स्थित चांदपोल सब्जी मंडी की एक मजार पर पक्की छत बनाने को लेकर के शुरू हुए विवाद में दो विधायक आमने सामने आ गए। पुलिस बल तैनात करने की नौबत तक आ गई और मजार पर पक्की छत डालने का काम शुरू हुआ तो हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे। विधायक ने काम रुकवाते हुए आरोप लगाया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के मजार का स्वरूप बदल करके नया निर्माण यहां पर किया जा रहा है। मजार का काम रुकवाने से खफा हुए किशनपोल के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर आ गए और बाल मुकुंदाचार्य को यह चेतावनी दी कि नेतागिरी अपने क्षेत्र में करें, उनके इलाके में नहीं। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार मजार पर इतना हंगामा क्यों बरपा, इसी पर करेंगे आज चर्चा। पहले रिपोर्ट। जयपुर के चांदपोल इलाके में दरगाह की छत के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाए थे कि निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था। अमीन कागजी का कहना था कि निर्माण कार्य सरकार की अनुमति से हो रहा था। वहाँ माहौल खराब हो रहा था। मेरे पास पुलिस वालों के फोन आ रहे थे, लोग परेशान थे, एंजाइटी थी लोगों में। तो हम भी तो आखिर चाहते हैं ना कि अमन चैन सुकून ही रहे शहर में, इस तरह की कोई बात ना हो, अप्रिय घटना नहीं घट जाए, इसको लेकर पहुंचा था मैं और लोगों को शांत किया मैंने। दरअसल रविवार को चांदपोल सब्जी मंडी में एक मजार की छत बनाने को लेकर हंगामा हुआ था। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य निर्माण कार्य रुकवाने पहुंच गए। इसकी जानकारी जैसे ही किशनपोल विधायक अमीन कागजी को मिली, वो भी मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच तीखी तकरार भी हुई। जो माहौल खराब किया है वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस वालों ने और जो विशेष समुदाय के लोगों ने, वो बिल्कुल गलत है। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहाँ क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है, तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वहाँ मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब परकोटा इलाके में किसी धार्मिक स्थल या अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ हो। पिछले कुछ समय से लाउड स्पीकर, मजारों के रखरखाव और मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। तो परकोटे के भीतर बार बार इस तरह के विवाद सामने क्यों आ रहे हैं और ये राजनीति इस पर कौन कर रहा है, इस पर बात करें उससे पहले वक्त है सवालों का और आज के प्रमुख सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, मजार पर क्यों वार पलटवार, आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की स्थिति क्यों बन गई, ये सवाल हम पूछेंगे। सवाल नंबर 2 कि मजार की छत सियासत का अखाड़ा कैसे बन गई, इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और आखिरकार परकोटे में पुलिस की तैनाती की नौबत क्यों आ गई। सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण सवाल है कि किसका सियासी प्लान, वोट बैंक पर ध्यान, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए क्या इस तरह के ये सियासी प्लान को जमीन पर उतार करके माहौल खराब किया जा रहा है या इसके पीछे की कुछ और वजह, उनको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे, लेकिन बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और लक्ष्मीकांत पारिक साहब, आपसे शुरू करते हैं कि बार बार ये कौन माहौल खराब कर रहा है परकोटे के भीतर। हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में कभी मंदिर पर विवाद, कभी मस्जिद पर विवाद, कभी पोस्टर लगाना, कभी जीर्णोद्वार पर विवाद और अब अभी मजार की छत डालने पर विवाद। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? देखिए, प्रदेश की जनता और शहर की जनता जानती है कौन लोग माहौल खराब कर रहे हैं। एक समुदाय विशेष के लोग
उनके 2 विधायक मिलकर लगातार इस शांत जयपुर को अशांत बनाने में लगे हुए। कांग्रेस शासनकाल के समय आपने देखा था 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत और 50 लाख का मुआवजा देने का काम इस तत्कालिक सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने किया। उस समय भी दोनों विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर थे। लगातार एक समुदाय विशेष के 2 विधायक जो किसी एक दल विशेष से ताल्लुकात रखते हैं, वे सब दोनों मिलकर इस देश के, इस प्रदेश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, इस जयपुर की राजधानी को अशांत क्षेत्र बना देना चाहते हैं। उनका पहला उद्देश्य है कि बहुसंख्यक समुदाय परकोटे को छोड़कर चला जाए। दूसरा उनका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम सरकार कर रही है और कानून ला रही है, उसको रोका जाए। उसके पहले कई सारे स्थलों पर धार्मिक मस्जिदें, धार्मिक मजारे बना दी जाए, जिसके आधार पर कहा जा सके कि हमारा सब कुछ यहां पर है। देखिए, आप देखिए जितने गेट हैं, घाट गेट ले लीजिए, चौर दरवाजा ले लीजिए, चौकड़ी, ये अपने सुभाष चौक ले लीजिए, इनके सबके आसपास आपको हरे हरे आजकल नया शबुआ चला है जिसको पोत करके कह रहे मजार है। अब कोई फकीर जो साधु के रूप में रहो, क्या सड़क के बीच में अपने श्वास छोड़ेगा क्या? लेकिन जिस प्रकार का एक माहौल इस देश व्यवस्था बनाने का प्रयास, यहाँ पर कहते मकबरा बनाने का प्रयास किया, उनके नीचे कुछ नहीं किएगा। आप देखो कुछ सब पहले महानी कॉलेज के अंदर तक तो पुलिस कहाँ चला जाता है, सिस्टम कहाँ चला जाता है अगर इस तरह का ये था तो? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसी बात पर भी आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, लगातार ये चल रहा है और लगातार समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और माहौल खराब करने का प्रयास जो तात्कालिक आप मुद्दा लेकर के आए ना, अब पहली बात, आपने जिस जगह की बात की, दरगाह की छत डालने की आप बात कर रहे हैं, आपने भी अपने शब्दों को कोट किया, दरगाह की छत डल रही थी। लेकिन जो वर्क ऑर्डर है वह क्या है? चांदपोल सब्जी मंडी में दरगाह के पास रोड पर हॉल और निर्माण का कार्य, दरगाह के पास, लेकिन निर्माण कार्य कहां हो रहा? दरगाह के ऊपर दरगाह की छत डाली जा रही थी। अरे भाई, उससे फायदा किसको होने वाला था? नियम कानून की धज्जे उड़ाते हुए विधायक की विधायक नीति बंद करनी चाहिए थी विधायक की, जिसने विकास के नाम पर एक समुदाय विशेष के धार्मिक दरगाह बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने अपने विधायक कोष का आवंटन किया। और उसके लिए क्या करनी चाहिए? जो अधिशासी अभियंता नगर निगम के पहले उनका क्या होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, वो भी आ रहा हूं। बिल्कुल उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं तो हम लगातार कह रहे हैं सस्पेंड हो चाहिए इमरान को, और जो इमरान इंजीनियर उसको, और आबिद ठेकेदार को। ढाका के नाम से एमआरएम ढाका अधिशासी अभियंता किशनगंज जोन के नगर निगम के उनके आदेश से टेंडर पारित किया गया, उनका क्या किया जाए? और कर देते इतनी देर में, हम तो मांग कर रहे हैं। क्यों बढ़ती जा रही है? एक मिनट सुनिए, पहले एक बात सुन लीजिए। हाँ। जिस प्रकार का आदेश निकालने का काम जिन लोगों ने किया है, चाहे कलेक्टर के माध्यम से किया हो, जिलाधीश के नाम से किया होगा, लेकिन इसमें कानूनी खामी कहां आती है? ये कानूनी खामी मैं इसलिए इंगित कर रहा हूं, आपने जब नाम लिया अधिकारियों का तो बताता हूं। उन्होंने वर्क ऑर्डर क्या जारी किया? उन्होंने वर्क ऑर्डर जारी किया चांदपोल सब्जी मंडी में दरगाह के पास, बिना देखे अधिकारी की जिम्मेदारी होती है ना कि वर्क ऑर्डर तभी जारी होना, देखे मौका मुआयना करते। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है किशनगंज जोन के, वो किसके हैं? निगम में किसकी सरकार है? चेयरमैन किसके हैं निगम में? नो माय डियर सर, आप बात को बदल रहे हैं। मैं क्यों बदलूंगा सर? अधिष्ठाता अभियंता ने, लेकिन एक मिनट, आप मेरे अपनी बात को मेरी जबान नहीं डालें प्लीज, मुझे सुन लें। लेकिन एग्जीक्यूशन का काम किसका था वहां पर? एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वापस लक्ष्मीकांत जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। एक बड़ी खबर है, जयपुर से बड़ी खबर है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है। ये एक नंबर से कॉल आया है, 9799961336 नंबर से विधायक को फोन किया गया। दरगाह मामले में फोन करके बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है और ये कहा गया कि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हाथोद से लेकर जयपुर तक मेरी जानकारी है। आप दूसरे की विधानसभा में दखल अंदाजी नहीं करें। मेरा नाम जो कुछ है बताने की जरूरत नहीं है। हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा नाम जो भी कुछ है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये धमकी जनप्रतिनिधि को मिली है, विधायक को मिली है, माननीय विधायक को यह धमकी दी गई है और ये और भी गंभीर है। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य को यह धमकी दी गई है। यह कहा गया है कि हाथोद से लेकर जयपुर तक सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। बाल मुकुंदाचार्य को धमकी में यह कहा गया है।
और यह भी कहा गया कि दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें। नाम नहीं बताया है। ये मोबाइल नंबर जो जरूर उन्होंने बताए हैं विधायक की तरफ से, जो जानकारी सामने आ रही है, इस मोबाइल नंबर पर 9799961336। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है। क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, आप सुनिए। कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, हैं? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका, मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ आप सो जाओ, बस रात हो गई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर? तो ये विधायक को फोन किया गया, धमकी दी गई है, विधायक को धमकाया गया है और ये भी कहा गया है कि आपकी रात 2 मिनट में मैं खराब कर दूंगा, मेरा नाम जो कुछ भी है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हिम्मत है तो मेरा नाम निकलवा लो। ये जयपुर के हाल है और एक विधायक को धमकी देकर के ये नंबर अभी भी चालू है। और क्या आखिरकार इस पर कोई एक्शन हो रहा है या कब तक एक्शन होगा? इसी तरह से क्या ये धमकी तंत्र हो गया है कि कोई किसी को उठ करके धमकी दे देगा? जनप्रतिनिधि को भी धमकी मिल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी जयपुर से। और मैं वापस आता हूं हमारे मेहमानों पर। लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर के हम बात भी कर रहे हैं, पारिक साहब बता रहे थे, लेकिन चतुर्वेदी जी ये आप बताइए, एक विधायक को इसी तरह से कोई धमकी दे देता है और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, बताइए। देखिए, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जिस भी व्यक्ति ने धमकी दी है उनको एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए और उनको बिल्कुल ऐसे ही जो धमकी देने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी अपनी सरकार है और इस तरह की अगर कोई गतिविधि किसी ने की है तो निश्चित तौर पर उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति के साथ तुरंत कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलानी चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है और ना ही इसका हम समर्थन करते हैं। पर सवाल यह है कि जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य जी राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीतिक प्राथमिकता को लेकर संशय है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा, क्या उनको लगता है कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जिस सिस्टम को पर भी जाकर के वो रिएक्ट करते हैं, घटनास्थल पहुंचते हैं, वहां स्वयं पहुंचते हैं, वो सरकार की एजेंसियों प्रशासन तंत्र को कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं चलते हैं। तो या तो मुझे लगता है, सुनिए, या तो मुझे लगता है, सुनिए अजी मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि उनको सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है, उनको सरकार भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जब भी कभी कोई सांप्रदायिक उन्माद की बात उनके दिमाग में आती है तो स्वयं घटना से पहुंच करके अपनी तरफ से वहां उन्माद फैलाने का काम करते हैं। क्या सरकार सक्षम नहीं है उनकी समस्याएं सुनने के लिए? क्या उनकी सरकार सुनती नहीं है? क्या उनको राजनीतिक विश्वसनीयता सरकार में अपनी में नहीं है? इसलिए वो खुद जाकर के वहां सीन क्रिएट करते हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कारण है? दूसरे विधायक के क्षेत्र में जाकर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस सुनिए हाँ। मेरे बात सुन लीजिए। हाँ। जिस विधायक ने अपने कोष से फंड देकर उसको मरम्मत कराने की बात कर रहा हो, अपने विधानसभा क्षेत्र में वो विकास की बात कर रहा हो, वहां इन्हें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की स्वतंत्रता किसने दी है? बात बताइए। और दूसरी बात, अगर इनको लगता है गलत है तो अपनी सरकार से शिकायत करें, लेकिन सरकार को किनारे पर रख और ये खुद पहुंच करके सांप्रदायिक उन्माद का जो वातावरण फैलाने की कोशिश करते हैं, जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, इससे प्रदेश के सांप्रदायिक वातावरण को दूषित करने का प्रयास ये व्यक्ति करता है। और एक बार नहीं, अनेक बार इन्होंने ऐसा किया है। इसलिए सरकार को खुद को संज्ञान लेते हुए ये व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य में
अपनी सरकार को क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हैं, प्रश्नवाचक खड़े किए हुए हैं, क्योंकि इसको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो क्यों इस भरोसा नहीं है, इसीलिए स्वयं जाकर व्यवस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश करते अच्छा, बोलिए आप। हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। खत्म हो गया इसलिए आपका? इनको कहा जाए, समझाया जाए कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में अगर विश्वसनीयता नहीं है तो आप त्याग पत्र है, दे दीजिए। ठीक है। ऐसी सरकार के साथ क्या रहना जो आपके साथ नहीं देती हो। ठीक है, आप बोलिए पूरे, आप इतने उत्तेजित मत होइए। मेरा सवाल ये, पीछे उन्होंने क्या किया वो बात नहीं, लेकिन अगर एक विधायक को ये पता चलता है कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये हमारा परकोटा यूनेस्को की, और उसका नियम है कि 5 मीटर तक निर्माण नहीं कर सकते, वो अगर जाकर के इतना कह देते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको देख लेना चाहिए, इसकी जांच हो जानी चाहिए, अगर सही है तो कागज दिखा देते इसमें। तो उन्हें संबंधित विधायक को विश्वास में लेना चाहिए, उन्हें संबंधित विधायक को विश्वास में लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन स्वयं जाकर वहां दृश्य उत्पन्न करें, राजनीतिक विसंगति की बात करें, यह उचित नहीं है। यह बिल्कुल उचित नहीं है कि दूसरे के विधायक की क्षेत्र में जाकर वहां उन्माद फैलाने का प्रयास करें, ये कतई उचित नहीं है। और अपनी सरकार से कहें ना, आपकी सत्ता की सरकार है, आपकी सत्ता की सरकार है, आप मुख्यमंत्री से कहें, हो गया वो जवाब तो दे दें। मुख्यमंत्री से कहें, अरे सर आप मुख्यमंत्री से कहें कि वो जो गलत हो रहा है उसकी बात करें, लेकिन खुद जाकर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, ये निश्चित तौर पर गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, वो जवाब दे दें। जवाब पारिक साहब। मैं समझता हूँ सम्मानीय प्रदीप जी बहुत लंबी बात बोली, मुझे बीच में से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम्मानीय विधायक बालमुकुंदाचार्य जी जयपुर का बेटा है, और जयपुर के बेटा होने के साथ साथ विधायक और एक धर्मगुरु भी है, इसलिए जनता जहां बुलाएगी वहां विधायक जाएगा, वह जनप्रतिनिधि है वहां पर जाएंगे और जनता की बात को सुनेंगे, जनता की आवाज को उठाने काम करेंगे, और वही काम माननीय बालमुकुंदाचार्य जी महाराज कर रहे थे। पहला प्रश्न उठता है, कांग्रेस को अपने विधायक से पूछना चाहिए, क्या दरगाह के विकास के अंदर ही जुड़ा हुआ है शहर का विकास? क्या दरगाह के अंदर हॉल बना देने क्या कानून सम्मत है? किसी विधायक को अधिकार है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के अंदर वो अपना विधायक कोष दे सके? सड़क के लिए दो, कुएं के लिए दो, बावड़ी के लिए दो, हैंडपंप के लिए दो, बात समझ में आती है। लेकिन आपने एक हॉल बनाने के लिए, दरगाह का विस्तार करने के लिए आपने लाखों रुपए अपने विधायक कोष से दे दिए। अरे आप अपनी जेब से देते ना, 5 रुपए निकालकर कि दरगाह के लिए दे रहा हूं अमीन काग जी, वह नहीं दिए गए। लेकिन आपने सब्जी मंडी की आड़ में एक दरगाह को अतिक्रमण बढ़ाने का काम आपने किया। ये मैं शहर में पहली घटना नहीं है, मैं आपको और घटना बताता हूं। चौगान स्टेडियम के पास एक दरगाह का स्वरूप बिगाड़ने का भी वर्तमान में ये लोग कर रहे हैं। सुभाष चौक के अंदर नगर निगम ने स्वीकृति दी है, उस काम की स्वीकृति नगर निगम ने दी है, उसका टेंडर जारी किया है। अगर ये कानून सम्मत नहीं है तो फिर ये कार्रवाई करने की बात इन्होंने क्यों कही कि एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई की जाए? अगर कानून सम्मत ये टेंडर सैंक्शन हुआ है, टेंडर जारी हुआ है, तो फिर उस एक्सीएन को जब उसने टेंडर जारी कर दिया तो उसका विरोध, उसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो विधि सम्मत काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, विधायक के अनुशंसा किया जा रहा है, उस पर ये कहते हैं कि एक अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इनकी सरकार है, ये सरकार के नुमाइंदे हैं। ठीक है, टेंडर जारी हुआ है, टेंडर जारी होने के बाद जो काम नगर निगम का अधिशासी अभियंता कर रहा है उस पर ये कहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब अगर टेंडर भी हुआ सरकार से तो उस पर भी कार्रवाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये जो लोग फोन करके इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? माहौल बना रहे हैं, ये हमारी साझा संस्कृति को बचा रहे हैं। अनुचित है, वो उचित नहीं है। प्रदीप जी, सरकार काम कैसे करेगी? प्रदीप जी, अगर टेंडर को ये जो लोग विधायक को फोन करके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो क्या माहौल बनाने का काम कर रहे हैं? अगर विधायक माहौल बिगाड़ रहे हैं तो ये बात सामने आनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, ये जो लोग विधायक को धमकी दे रहे हैं वो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर विधायक माहौल बिगाड़ रहे हैं, गलत मत बोलिए, ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। कौन बदतमीजी कर रहे हैं? किस तरह बात कर रहे हैं? इन्हें बोलिए ये इस तरह बात नहीं करें, बदतमीजी का भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मैं संयम से बोल रहा हूँ, इनको बोलिए बदतमीजी नहीं करें, आपस में बदतमीजी न करें। पारिक साहब बिल्कुल इनको कहिए कि बदतमीजी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और इनकी पार्टी ने क्या इनको यही संस्कार दिए? इनकी पार्टी ने इनको यही संस्कार दिए। बालमुकुंदाचार्य विधायक वहां ये अनैतिक काम कर रहे हैं और ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पार्टी उनके प्रवक्ता इस तरह से आपस में नहीं लड़े। सर मैं वापस आ रहा हूँ सर, एक बार सर उनको बोलने तो दीजिए, आप बीच में बोल पड़े
तो प्रदीप टेंडर जी, प्रक्रिया अगर किस ठीक पर है। अधिशासी अभियंता पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं सरकार आ रहा काम हूँ, कैसे होगी ना करेगी? बात अब आप सुन ले, एक मिनट हाँ। एक मिनट पारिक पहले साहब बात सुन नहीं, ले। इनसे बोले एक ये मिनट माफी बात मांगे, सुन ले मुझसे। जिस तरह के व्यवहार उन्होंने किया उससे अरे माफी आप मांगे, चतुर्वेदी उनसे बोलिए चतुर्वेदी साहब, जिस प्लीज। तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं उनसे बोलिए कि माफी प्लीज, मांगे, क्योंकि मैं चतुर्वेदी उनसे साहब। उम्र में ही बड़ा हूं। आप इस तरह की भाषा वरिष्ठ हैं, इस्तेमाल आप उचित नहीं ऐसे है। कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, प्रदीप जी, आप मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं, जिस तरह भाषा इस्तेमाल किया आप इनसे बड़े हैं, बोलिए आपका कि क्षमा सम्मान प्रकट है, करें। अब हम तो मानते हैं, वो भी मानते हैं, पारिक साहब भी बिल्कुल मानते तो हैं। जो बोलिए इनको बोलिए कि क्षमा प्रकट करें। ठीक है, अगर ठीक है। उम्र का भी पारिक लिहाज साहब, है अगर तो इनको पारिक साहब, बोलिए साहब, कि क्षमा पारिक प्रार्थी हूं। साहब, पारिक साहब, अगर जी, कुछ बोलिए। अगर कुछ गलत निकला है तो उनका भी सम्मान, देखिए वो बड़े भाई के वो तो बड़े हैं हमसे। एक मिनट समझिए, मैं तो बड़ा विद्वान आदमी मानता हूँ, विद्वान मान के इनका पूरा सम्मान करता हूँ। मेरी भाषा से आपको हृदय को ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक ठीक है, पहली बात, लेकिन वैसे मैंने आचरण से कभी भी आपका अभद्र व्यवहार नहीं किया, मैं करता हूँ पहली बात। लेकिन मेरे टाइम में इंप्लेट करते तो निश्चित रूप से गलत बयानी करते हैं ये लोग। देखिए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग माननीय कर रहे थे अभी, मैं समझता हूँ उनको तो खुद के गिरबान झाँक के देखना चाहिए मैं किस भाषा का उपयोग कर रहा था। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं कहूँगा कि माफी मांगिए क्योंकि उम्र मुझसे बड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, विधायक ने इस प्रदेश की जनता को, विधायक ने इस जिले के कलेक्टर को, विधायक ने यहाँ के अधिशासी अभियंता को, सबको झूठ परोसा। विधायक ने क्या काम किया? विधायक ने जो लिख कर दिया, फिर बोल रहा हूं, विधायक अमीन काजी लिख कर दिया, चांदपोल सब्जी मंडी में दरगाह के पास शब्द बोल रहा हूं, दरगाह पर नहीं, दरगाह के पास हॉल एम शेड बनाने का कार्य, दरगाह पास। लेकिन काम कहां करवाया उन्होंने? दरगाह के ऊपर, परकोटे की सीमा से 5 मीटर का डिफरेंस देने का, दरगाह के ऊपर। क्या कोई कानून यह साबित कहता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक स्थल को विधायक कोष से नवनिर्माण करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात सुन लें, सम्माननीय बालमुकुंदाचार्य जी महाराज इससे प्रदेश के विधायक हैं, जयपुर के लाडले बेटे हैं, जनता बुलाएगी वहां जाएंगे, जनता की समस्या सुनने का पहला काम उनका है और वो करेंगे। ठीक पहली है, बात। हो गया। दो फिर दो दूसरी और बात दो और बताता हूं, मैं एक वापस आ मिनट जाऊंगा। आपको विराम दूंगा, ठीक है। 1 मिनट बाद आपकी, अरे सर 1 मिनट बाद आपकी बात को विराम दूंगा मैं। जी, देखिए मेरे फाजिल दोस्त ने, मेरे बड़े भाई ने बड़े शब्दों के साथ अमीर खान जी का ये कहा कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आपको बुलाकर पूछना चाहिए उस व्यक्ति से जिसने भी टेलीफोन कर कहा कि कांग्रेस के काम में बाधा डालोगे तो क्या ये दरगाह पर छत डालेगा कांग्रेस कर रही थी? ठीक है, ठीक है। 2 और मेहमान है सर, मैं इस पे आ जाऊंगा, उनका रिएक्शन भी ले लूंगा। एक टिप्पणी कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड की तरफ से हमारे साथ सगीर अहमद कुरैशी साहब भी हैं। कुरैशी साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कुरैशी साहब एक मेरे प्रश्न पहले कर देता हूं, कुरैशी साहब आपसे प्रश्न कर लेता हूं, क्या दरगाह इस्लाम में सम्मत है? क्या ठीक है, कुरान में दरगाह ठीक का है, कोई कुरैशी महत्व साहब है? जवाब दीजिए तो इनकी बताइएगा बात जरूर का भी। मुझे आज ठीक आप। है, ठीक है, कुरैशी साहब देखिए जी, जी, ये हमारा मुल्क जो है सूफी और संतों का है। हम सब लोग यहाँ पर आपस में अपना भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत बना के जिंदगी करने का हमें अधिकार है। मैंने खाली और एक प्रश्न मजहब- किया, क्या कुरान ये के अंदर मजहब- दरगाह का कोई स्थान है तो बताइए। क्या आप मूर्ति पूजा को विश्वास करते हैं तो बताइए। क्या आप व्यक्ति विशेष की पूजा विश्वास करते हैं तो बताइए। ये दरगाह का कंसेप्ट कहां से आया और कैसे आया ये बताइए। पारिक साहब बहुत जवाब दे रहे हैं। पारिक साहब, एक सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी कुरान ये कह रही है कि और अल्लाह एक बात वाले और, क्या कुरान ये शरीफ में कहा तुम्हें गया पता है है कि कोई भी अधर्म के और पैसे उनके- से दरगाह मस्जिद में लगाए तो बता दीजिए। फैज हमें आज भी मिलता है, उनका फैज हमें आज भी मिलता है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ फरमा है, लेकिन दुनिया के हिंदू और मुसलमान उनका फैज आज भी उठा रहे हैं। वो अपनी कब्र में तो फिर कुरान ये के हंगामा क्यों बरपा है कुरैशी साहब, और क्यों विधायक ये कह रहे हैं कि दरगाह के पास हॉल शेड बनाने का कार्य उसमें गलतफहमी पैदा करके क्यों विकास के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं? ये आरोप है बीजेपी का। अगर मेरी बात सुनिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, वो मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे भाई साहब ने फरमाया कि मंदिर में या मस्जिद में सरकारी पैसे नहीं लगा सकते, और कोटे से अपने पैसे अपने पॉकेट से, वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, वो अपने मज़हब की कोई भी आशना बनी हो, वो अपने जेब से, अपने पॉकेट से, अपने घर से वो पैसे लगा सकता है, उसमें कोई उसको मना तो नहीं लगा सकते तो फिर ये कागजी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों 2 धर्मों को ला करके सामने खड़ा कर दिया है? नहीं,
वो मस्जिद का अगर हेमंत मामला जी, है ना, सरकार ने खुद 100 करोड़ रुपए मंदिरों को दिए हैं, धार्मिक ट्रस्टों को दिए हैं रिनोवेशन के लिए। सरकार ने दिए हैं, सरकार ने मंदिरों ट्रस्टों में जीर्णोद्धार के पैसे दिए सरकार ने। ये कौन बताई सरकार नहीं देती पैसे? सरकार ने दिए। सरकार जीर्णोद्धार के लिए धार्मिक स्थलों पर सबकी बात पैसा सुनी देती ना, तो है। सरकारी जांच करवा ले कौन सही है 100 कौन गलत करोड़ है, रुपए सरकार में 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। बिल्कुल दिए। जैमिनी साहब, एक जीर्णोद्धार वरिष्ठ के पत्रकार दिए। की नजर से आप इसे कैसे देख रहे हैं? कौन सही है कौन गलत है, पत्रकारिता की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं ये पूरा मामला? कहाँ कमी रह गई सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सरकार चीज ने है दिया है। कि हमारा सरकारी सिस्टम फेल्योर है और नेताओं के आगे घुटने टेक देता है। क्या जरूरत थी जब कलेक्टर ने परमिशन दी या एक्शन ने परमिशन दी, जब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और परकोटे में सरिये लगा दिए गए, तो ये कलेक्टर और परमिशन देने वाले मौके पे नहीं जाते हैं? इंजीनियर मौके पे नहीं जाते हैं? कोई अवैध निर्माण होता है जब तो पहुंच जाते हैं इंजीनियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेके आए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी और धर्मांतरण विरोधी एक्ट लेके आए हैं, वो कहीं न कहीं बताते हैं कि किस तरीके के हालात। और ये जो बालमुकुंदाचार्य जी कह रहे हैं, अरे भैया शिक्षा के मंदिर महारानी कॉलेज में 3 बाजार बन गई, बालमुकुंदाचार्य जी उनको तो तोड़वा दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने तो कहीं तोड़वा दी। वहां तो लव जिहाद का भी आप मुद्दा उठाते हैं। तो कहीं न कहीं पुनर्विचार की दरकार है। जिस तरीके का जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर वोटों को पोलराइज करने के लिए आप शहर का अमन चैन मत खराब करिए, चाहे अमीन काग जी हो चाहे बालमुकुंदाचार्य जी हो। और ये एक बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम नजर आ रहा है मुझे। ये जो पूरा खेल हो रहा है वो अप्रैल के महीने में होने वाले नगर निगम के चुनाव को पारिक लेकर साहब, बहुत सरकार को बड़ी जांच स्ट्रेटेजी है। करवा लेनी चाहिए और बिना बिल्कुल जांच भेदभाव के करानी जो भी चाहिए। दोषी दूध का दूध हैं, चाहे और वो पानी का अधिकारी हो पानी या करना चाहे चाहिए। कोई और हो, वो उन वही पर है, सबसे एक्शन होना चाहिए। important चीज जमीन है साहब यही कि कह रहे हैं कि permission सिस्टम किसने पूरा दी? का पूरा ऐसे है, सोया हुआ है। पूरा सिस्टम सोया हुआ ना। आपने महारानी कॉलेज की तोड़वा दी क्या मजार? बड़े बोले थे, बड़े आंदोलन किए थे बालमुकुंदाचार्य जी ने। केवल आंदोलन केवल पारिक साहब, हिंदुत्व एक का मुद्दा उठाने से ज्यादा थोड़ी समय होगा। नहीं है, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बड़ी एक बिल्डिंगें संक्षेप बिक में एक रही लाइन है। में बता दीजिए सर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिक रही है। बड़ा बाजार में कलकत्ता में जयपुर के एक व्यापारी 60 लाख में और बेच ये रहा है। विधायक कोष के दुरुपयोग का मामला है। सीधे तौर पर जिस रजिस्टर से अभियंता, कनिष्ठ अभियंता या जिसने भी स्तर और जिलाधीश के कार्यालय थे, जिन लोगों ने इसको ये धन स्वीकृत किया है, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, जांच के बाद भी सामने आ रखी है, लेकिन एक विधायक को इस तरह से सरेआम धमकी देना, इस पर भी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी।